चुनाव से पहले हारने लगी बीजेपी। सीएए से ढक जाएगा चुनावी चंदे का सच। ये दो बातें हैं। यहीं से आज हम अपनी चर्चा शुरू कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि चुनाव से पहले हारने लगी बीजेपी। आइए इस विषय पर हम बातचीत करें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ख्याति प्राप्त पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी इंदौर से। सीधे आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं हूं प्रेम कुमार, प्रणाम इंडिया में आप सबका हर रोज की तरह आज भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज मैं इस विषय को पहले समझाना चाहता हूं कि चुनाव से पहले हारने लगी बीजेपी, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। आज इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला आया और फैसला एसबीआई को कंटेम्प्ट का मामला था, उसको निर्देशित किया गया और एक बड़ा फैसला है, इसमें कोई दो मत नहीं होने चाहिए। इसका जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा है। लेकिन ये बीजेपी क्यों हारी इस फैसले में? बीजेपी इसलिए हारी कि बीजेपी ने ये कहा था इस ईबी की सुनवाई के दौरान, इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई के दौरान, कि जनता को हक नहीं है ये जानने का कि चुनावी चंदा कौन दे रहा है, कौन ले रहा है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। नहीं कहा जनता का हक है, आर्टिकल 14 जिंदा है। इसीलिए हम इसको मानते हैं कि ये बीजेपी की हार है, उसकी सोच की हार है कि चुनावी चंदे के बारे में जनता को जानने का हक नहीं है। और इस फैसले का जो असर पड़ेगा वो असर बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इस देश में क्रोनी कैपिटलिज्म की आवाज बहुत तेज और बहुत लंबे समय से उठती रही है। हमारे दो आदमी की दो आदमी के लिए सरकार जैसी बातें कांग्रेस ने लंबे समय से उठाई है, विपक्ष ने भी उठाई है। और जब ये चुनावी चंदे का सच आएगा तो ये बात पता चलेगा कि चंदा लेने के लिए क्या धंधा दिया जाता था, क्या कोई शेल कंपनियां थी जिनके जरिए चंदे लिए गए। और इन बातों की जांच होती है तो ये मामला बहुत बढ़ा जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा और इसमें बड़े बड़े नेता और यहां तक कि स्वयं बीजेपी की एक पार्टी के रूप में भी साख और यानी क्रेडिबिलिटी दांव पर है। ये बात भी है। इसलिए हम कह रहे हैं इसके अलावा इस चुनाव में और भी कई चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसे सीएए का लागू होना। भारत सरकार ने आज सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भाई, जब 2019 में जीत कर आए थे उसके बाद आपने सीएए लाया था, फिर कोरोना का समय आया, बहुत प्रतिरोध हुआ, आंदोलन हुआ और वो फिर आपने उसको रोक दिया लागू होने से। लेकिन ठीक चुनाव से पहले इसको लाने का मतलब है कि बीजेपी को चुनाव में अपनी हार का डर लगने लगा है और इसको वो एक कार्ड के तौर पर, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के टूल के तौर पर इस्तेमाल करने लगी है। लेकिन हम इस चर्चा को शुरू करें इससे पहले और भी बातें हैं, हम आएंगे अपने पैनलिस्ट साथियों के साथ। लेकिन कुछ पंक्तियों में हमने आपके लिए कुछ लिखा है, वो लेकर पहले मैं आना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मौका मिलेगा नहीं और आप जानते हैं कि जो लिखने वाला होता है सुनाने के लिए अधीर रहता है, तो उसको लेकर मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, खुलासे का डर सताने लगा है, ये इस पूरी कविता का अर्थ है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे का डर सताने लगा है, सत्ता से बाहर होने का एहसास दिल में आने लगा है। सीएए लाकर जश्न मनाकर डर छिपाया जाने लगा है, मजहबी नफरत फैलाकर मोहब्बत मिटाया जाने लगा है। एक बार मुद्दा बन गया जो भ्रष्टाचार, ध्वस्त हो जाएंगे नारे अब की बार 400 पार। फिजा भी बदलाव की कीमत मांग रही है, सत्ता परिवर्तन की जनता ठान रही है। बनाए रखिए धीरज, शांति और भाईचारा, अशांति चाहने वाले हो जाएंगे बेचारा।
सीएए के खूंटे से बच न पाएगी मोदी सरकार, नफरत की सियासत पर भारी हो चला है प्यार। ये आज के जो फैसले हैं, आज की जो घटना है, उस पर लिखी गई कुछ पंक्तियां हैं। और मैं सबसे पहले सुरेंद्र दुबे सर आपके पास आना चाहता हूं। हम जान रहे जी। हैं कि डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी अभी बैठे हैं जहां, वहां से मोहब्बत का गाजा बाजा निकल रहा है, आवाज आ रही है और कानों में। तो थोड़ी देर तक हम रेस्ट देना चाहते हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी को, और आपके पास आना चाहते हैं सुरेंद्र दुबे सर कि चुनाव से पहले बीजेपी हारने लगी है, ये आपको लगता है या मैं यूं ही अनायास कुछ गप कर रहा हूं? नहीं, हारने लगी है इसको तो आप कई चीजों से परिभाषित कर सकते हैं, और इसे बहुत चीजें लपेटने के बजाय अगर सिर्फ आज की दो घटनाएं ले लें तो वो एक कंक्लूसिव बात है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लताड़ लगाई, तो मुझे लगता है कि मतलब बड़े से बड़े आरोपी को भी इस तरह से सुप्रीम कोर्ट नहीं डांटता है, या कहे उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को बिल्कुल नंगा कर दिया, ये बता दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, हम तुम्हारे झूठ पर विश्वास नहीं करूंगा। और झूठ बोलने के लिए उन्होंने मतलब एक बहुत बड़े वकील को लगाया, आप सब जानते हैं, जो 60 लाख रुपए एक हीरे की फीस लेते हैं। खैर, वकील का काम है अपना, अपने क्लाइंट की बात को कहना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी। और जो 3-3.5 महीने का टाइम मांग रहे थे, उनको कहा कल शाम 5 बजे तक आप ये जानकारी दीजिए। ये अद्भुत है, और ऐसी उम्मीद हम लोग भी नहीं ले। हम ये तो महसूस कर रहे थे कि नहीं, कंटेम्प्ट नोटिस तो हर हाल में इश्यू होगा, लेकिन कंटेम्प्ट नोटिस को उन्होंने सेकंड हो रखा। उनका इसको लागू कीजिए, कल तक जानकारी दीजिए 5 बजे तक, और अगर नहीं करते हैं तो कंटेम्प्ट के लिए तैयार रहिए। स्टेट बैंक वैसे भी भारत सरकार का बैंक है, उसमें जो नियुक्तियां होती हैं डायरेक्टर्स, ये वो सब भारत सरकार की होती है। वहां के चेयरमैन झरा, क्या नाम है उनका, 10 महीने के सेवा विस्तार पर है। एक सीएमडी और 2 एमडी 2-2 साल के सेवा विस्तार पर चल रहे हैं। एक महिला डायरेक्टर पार्टी कार्यकर्ता है, तो जाहिर है क्लियर है। और जिस ढंग से स्टेट बैंक ने बचकानी जवाब दिया, ये तो वैसे ही जवाब है जैसे कोई मुंशी किसी मिल का आके सुप्रीम कोर्ट में बताता कि सरकार अब पुराने बही खाते नहीं मिल रहे हैं और लाला जी चले गए हैं तीर्थ यात्रा पर, और सब अपने घर में सब ताले में बंद रखते हैं, तब लाला जी आ जाए तो हम फिर पूरा बही खाता देखें, तब बतावें हिसाब किताब। ये इस ढंग के वो दिए गए तर्क। दूसरी बात, सीएए को जो लागू कर दिया, जाहिर उसका सीधा मतलब है कि आज की खबर दब जाए, ये भी उनकी हार का ही प्रतीक है। ये दो बातें सिर्फ आज ही हुई। मैं पुरानी जो किन बातों पर आप देखेंगे कि सारे प्रदेशों में, महाराष्ट्र है जैसे, विशेष रूप से बिहार है, दो जगह का हम उल्लेख करेंगे। महाराष्ट्र बिहार में बीजेपी को नाको चबाने पड़े सीट शेयरिंग में। जी। और जो अकड़ की बात करते थे जो लोग, वो समझ नहीं पा रहे कि हम क्या कहें और कैसे सीट शेयरिंग करें। तीसरी बात यह है कि कल एक उनका चुनाव आयुक्त मिस्टर गोयल ने इस्तीफा दे दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब चुनाव की घोषणा होने वाली थी, आज या कल में हो जाती, पिछले चुनाव में 10 मार्च को ही घोषणा हुई थी, तब एक चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे गए। और जिस ढंग से आनंद फानन में उनकी नियुक्ति हुई थी, उसी आनंद फानन में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। और इस्तीफा उन्होंने क्या कहते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं दिया, उसको सीसी भेजी।
ये शो करता है कि कोई बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से गोयल साहब ने सोचा कि भाई पिंड छुड़ा लेना अच्छा है, बिला वजह हम आगे मुकदमों फंस जाए। कल भी मैंने आपके चैनल पर कहा था कि मेरी आशंका ये है कि गोयल साहब से कुछ ऐसा करने को कहा गया कि मतलब हर कार में असमर्थता बता दी जाए सुप्रीम कोर्ट को, उससे शायद घबरा के चले गए। लेकिन ये एक मेरा सिर्फ एक अनुमान है, मेरी कोई जानकारी नहीं, मेरी जानकारी सही भी हो सकती, गलत, क्योंकि जब तक गोयल साहब नहीं बोल रहे हैं तब तक हम लोगों को एक लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम पतंगबाजी करते रहें, अनुमान लगाते रहें, और पतंगबाजी न हो गोयल साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देते नहीं, वो भी आजकल करने की जरूरत नहीं, ट्विटर में बता दे 2 लाइन में कि हमने इस कारण से इस्तीफा दिया है। अभी उससे ज्यादा एक और बात है, अभी भी ढंग की आशंकाएं चर्चा चल रही है कि क्या कल शाम 5 बजे तक स्टेट बैंक जानकारी दे देगी, नहीं देगी तो क्या कल फिर कोई बहाना लेके आ जाएगी। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने अपने दिमाग में रखा, इसीलिए कल केस लिस्ट भी है। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है जी। क्योंकि अगर कोई आ जाएगा तो सारे केस छोड़ करके, कोई संवैधानिक बेंच है तो 5 जज हैं, तो फौरन वो जज बाकी सब जजेस को सूचना होती कि आप इकट्ठा होइए, इसको सुनना है। अभी भी लोग आशंका में है। मैं एक जगह अभी बहस करा जाए, एडीआर के एक सज्जन थे, उन्होंने भी आशंका जताई कि अभी हमें आशंका है कि कल शायद वो देंगे कि नहीं देंगे। मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता है तब तो फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था पर और एक प्रश्न लग जाएगा कि अगर सब सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ही कोई अपना आदेश में लागू करा सकती तो फिर छोटी मोटी कोर्ट्स की हम लोग क्या बात करें, या सिंगल और डिवीजन बेंच की क्या बात करें। ये सारी चीजें बताती हैं। और अभी तो अगला स्टेप आएगा चुनाव आयोग का कि वो कौन कौन से बहाने करता। वो एक बहाना यही कर सकता है सरकार आपने दे दिया, अभी तो वहां पर एक ही मुख्य चुनाव है तो 2 लोग हैं ही नहीं, और 2 लोग को पता देने अपॉइंट कर क्या चुनाव आगे बढ़ा दे, कौन सा उनको जल्दी है। ये सारी बातें बताती हैं कि बीजेपी चुनाव हारने लग गई है। जिस तरह से ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं और लोगों को जेल भेजने की कोशिश में सरकार लगी हुई है, वो भी बताती कि बीजेपी हारने लगी है। अब देखते हैं कि कल का घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण होगा, और अगर कल स्टेट बैंक फिर कोई बहाना लेके नहीं पहुंचती है तो माना जाए कि हाँ ये बात आगे बढ़ गई है। फिर हम लोग चुनाव आयोग पर जब 15 तक नहीं वेबसाइट पर आएगा तब हमारे लिए मुद्दा होगा कि आखिर ये गवर्नमेंट बात हमसे क्यों छिपाना चाहती। ये मुद्दा तो अभी गौड़ है, क्यों किसको किसने चंदा दिया, किस पार्टी को मिला, आप देखेंगे। मेरी आशंका है, अभी भी कोई जानकारी नहीं है, कि बड़ी बड़ी कंपनियों के बजाय उनकी सेल कंपनियों के नाम सामने आएंगे कि फलाना कंपनी। जब आप जांच गए तो पता चला कि कलकत्ते में एक कमरे के मकान से या गैराज का उसका एड्रेस है जिससे ये पैसे दिए गए। इस तरह के खेल खूब हुए हैं पास्ट में। जी। और अब नरेंद्र मोदी जी को ये साबित करने मुश्किल हो रही कि नहीं वाकई वो भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते, इसलिए ऐसा लग रहा कि बीजेपी चुनाव से पहले हारने लगी। जी जी। जी। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी के पास मैं आना जी चाहता हूं, जी लेकिन इस बीच एक अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया है तुरंत अभी अभी, और मैं उसको लेने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्रकाश जी, मैं पहले ट्वीट ले लूं या पहले आपकी प्रतिक्रिया ले लूं? ट्वीट ले मैंने लीजिए ट्वीट ले ले केजरीवाल पहले जी, ट्वीट ले। ट्वीट ले वो लीजिए थोड़ा उसका इसके। इम्पोर्टेंट ट्वीट है क्योंकि सबकी जी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और ये जी ट्वीट थोड़ा बड़ा भी है, विस्तार से उन्होंने बताया है। जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल की 10 साल देश पर राज करने के बाद एन चुनाव के पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई है।
ऐसे वक्त जब गरीब और मध्यम वर्ग महंगाई से कराह रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग सीएए लाए हैं। कह रहे हैं कि 3 पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाएगी, यानी ये पड़ोसी देशों के लोगों को भारत में लाकर बसाना चाहते हैं। क्यों? अपना वोट बैंक बनाने के लिए। जब हमारे युवाओं के पास रोजगार नहीं है, तो पड़ोसी देशों से आने वाले लोगों को रोजगार कौन देगा? उनके लिए घर कौन बनाएगा? क्या बीजेपी उनको रोजगार देगी? क्या बीजेपी उनके लिए घर बनाएगी? पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा व्यापारी और उद्योगपति इनकी नीतियों और अत्याचारों से तंग आकर देश छोड़कर चले गए हैं। उन्हें वापस लाने की बजाय ये पड़ोसी देश के गरीबों को लाकर भारत में बसाना चाहते हैं। क्यों? सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए। पूरा देश सीएए का विरोध करता है। पहले हमारे बच्चों को नौकरी दो, पहले हमारे लोगों को घर दो, फिर दूसरे देशों के लोगों को हमारे देश में लाना। पूरी दुनिया में हर देश दूसरे देशों के गरीबों को अपने देश में आने से रोकता है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों के रोजगार कम होते हैं। शायद बीजेपी दुनिया की अकेली पार्टी है जो पड़ोसी देशों के गरीबों को अपना वोट बैंक बनाने के लिए ये गंदी राजनीति कर रही है। ये देश के खिलाफ है। खासकर असम और पूरे उत्तर पूर्वी भारत के लोग इसका सख्त विरोध करते हैं, जो बांग्लादेश से होने वाले माइग्रेशन के शिकार हो रहे हैं, जिनकी भाषा और संस्कृति आज खतरे में है। बीजेपी ने असम और पूरे उत्तर पूर्वी राज्यों के लोगों को धोखा दिया है। लोग इसका लोकसभा चुनाव में जवाब देंगे। ये पूरी बात मैंने प्रकाश जी पढ़ दी है और आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल लाइन भी इसमें स्पष्ट होती है और बहुत स्पष्ट तरीके से सीएए का विरोध क्यों होना चाहिए। उन्होंने कोई धार्मिक आधार नहीं चुना है, उन्होंने नागरिकता का कोई आधार नहीं चुना है। उन्होंने आधार चुना है कि हमें रोजगार दो, हमें छत दो, हमें रोटी दो, इसको पहले सोल्व करो। यानी वो भी चुनावी तरीके से जनता को ही संबोधित कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। जी डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रेम कुमार जी 2 मुद्दों पे बात कर रहे हैं। पहली है एसबीआई वाला मामला और दूसरा है सीएए का मामला। एसबीआई अपनी करतूतों के लिए, अपनी कार्य प्रणाली के लिए पहले ही बदनाम है। एक आम 44 करोड़ से ज्यादा खाते उसके पास हैं। जब कोई आम आदमी बैंक में काम के लिए जाता है, डीडी बनवाने जाता है या कोई मनी ट्रांसफर के लिए जाता है, तो बैंक के बाबू बोलते हैं कि भाई कल आना, 4 बजे आना, अभी हमारा सर्वर डाउन है। कुछ इसी तरह की कोशिश एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में की गई कि भाई हमें 4 महीने का टाइम दीजिए, ये जो फाइल है वहां है, 2 जगह फाइलें रखी है, मैन्युअली करना पड़ेगा, बहुत काम है। और ये बात कहने में भी उनको करीब करीब 3 हफ्ते से भी ज्यादा समय लग गया। यानी बहाना बनाने में भी 3 हफ्ते लगे। 6 तारीख को उन्हें अपना सब अहवाल बताना था, तो 4 तारीख को एसबीआई के एजीएम लेवल का आदमी गया सुप्रीम कोर्ट में। कोई एसबीआई का एमडी या चेयरमैन नहीं गया। मतलब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बहुत हल्के से ले लिया था। पहली बात तो ये। दूसरी बात मुझे लगती है कि इसमें एसबीआई कहीं भी नहीं है, मूलतः इसमें बीजेपी है और सत्तारूढ़ पार्टी है, सरकार है। एसबीआई तो केवल एक बहाना है, एसबीआई तो निमित्त है। क्योंकि आप देखिए एसबीआई किस तरीके से काम करता रहा है। अभी आदरणीय दुबे जी ने बताया किस तरह एसबीआई के चेयरमैन का एक्सटेंशन होता रहा। मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि जब पिछले एक बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री अडानी जी के साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे। एसबीआई की चेयरपर्सन थी अरुंधति भट्टाचार्य, वो भी ऑस्ट्रेलिया गई और वहां
हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एसबीआई की चेयरपर्सन को डिक्टेट किया या उन्हें कहा कि भाई अडानी जी की कंपनी को 6,000 करोड़ रुपए का कर्ज देना है ताकि वो ऑस्ट्रेलिया में खदानों से कोयला निकाल सके और एक्सपोर्ट कर सके, जिसका वहां बहुत विरोध हुआ क्योंकि खदानें खोदने के लिए जंगलों को काटना पड़ता था, जो ऑस्ट्रेलिया के लोग तैयार नहीं हुए। तो बहुत सारी बातें हैं। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरीके से एसबीआई को फटकारा है और एसबीआई की तरफ से पेश हुए हरीश साल्वे जी को कहा है, वो अपने आप में अनूठा है। अनूठा इसलिए कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी दूसरे व्यक्ति का पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने सुना ही नहीं। संवैधानिक बेंच केवल साल्वे जी की बात सुनी और आदेश लिख दिया। जब प्रशांत भूषण कुछ कहने के लिए गए तो उन्होंने कहा नहीं, अभी हम आप चुप रहिए, हम जो कह रहे हैं वही होगा। और साल्वे जी के पास जो एसबीआई के वकील थे, उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अब इसमें पेच ये है कि एसबीआई ये कोशिश करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात नहीं कही कि बताइए किस किस कंपनी ने, किस किस शेल कंपनी ने, किस किस देश की कंपनी ने, किस किस एनजीओ ने, किस किस इंडिविजुअल ने इलेक्टोरल बॉन्ड में कितना पैसा लगाया, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, उन बॉन्ड को किसने एनकेश किया, वो पैसा किसके खाते में गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो पूछ रहा है, जब ये जानकारियां आएगी कि किस किस व्यक्ति ने बॉन्ड खरीदा या कंपनी ने बॉन्ड खरीदा और वो पैसा किसके पास गया, जाहिर है कि करीब 12,000 करोड़ में सबसे ज्यादा 6,500 करोड़ बीजेपी के पास गया है और ये सब व्हाइट मनी है, कागजों पे दिखाया गया है ये। तो ये 6,500 करोड़ का चंदा जो आया, तो वो 325 करोड़ वाली 35 कंपनियां कौन है जिन्हें धमकी दी गई थी या जिनके यहाँ पहले छापे पड़े थे और उनके यहाँ कुछ नहीं हुआ, या वे शेल कंपनियां हैं क्या वे चीन की कंपनियां हैं, क्या वे अमेरिका की कंपनी है, क्या वे कनाडा की कंपनी है, क्या वे देश तोड़ने वाली ताकतों की शेल कंपनियां हैं? क्या उन कंपनियों से चंदा लेके हमारे माननीय नेताओं ने वो काम किया जो शपथ के पहले करते हैं? मैं संविधान की शपथ लेकर कहता हूं कि मैं भारत की अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, किसी भी भय या द्वेष के बिना काम से प्रभावित नहीं होऊंगा, कोई पक्षपात नहीं करूंगा। तो क्या हमारे नेताओं ने, हमारे माननीय सांसदों ने, मंत्रियों ने, सरकार में बैठे लोगों ने इस तरह शपथ लेकर झूठे काम किए हैं? क्या उन्होंने भय से काम किया है? क्या उन्होंने सीबीआई का डर दिखाकर चंदा इकट्ठा किया? क्या उन्होंने पक्षपात किया? क्या उन्होंने द्वेषपूर्ण तरीके से चंदा इकट्ठा किया ताकि देश के कई शहरों में, उत्तर प्रदेश के तो हर शहर में भव्य पार्टी कार्यालय बनाया जा सके, दिल्ली में भव्य पार्टी कार्यालय बनाया जा सके, चुनाव में अथाह खर्च किया जा सके? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि उस पैसे का आपने क्या किया। क्या सरकारें गिराने के लिए उस पैसे का उपयोग किया? क्या आपने सांसदों को और विधायकों की खरीदारी की? क्या आपने रिश्वत दी? ये बातें तो अभी नहीं पूछी है, लेकिन ये भी मुद्दा है कि आपने यानी बीजेपी ने जो चंदा इकट्ठा किया, 6,500 करोड़ से ज्यादा का चंदा लिया है, यानी आधे से ज्यादा चंदा एक पार्टी ने लिया और बाकी सारी पार्टियों ने देखिए लोकसभा चुनाव में, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से आधे से भी अधिक वोट मिले थे, लेकिन चंदा बीजेपी को 6 गुना मिला है कांग्रेस से। तो ये चंदा क्यों मिला, चंदा देने वाले कौन थे, ये सारी बातें साफ होगी। खास बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया एसबीआई को, कल यानी 12 मार्च की शाम को 5 बजे मतलब 4:59 और 60 पर आपको ये सब बातें रखनी है, बतानी है। यानी कोई मोहलत नहीं दी है, मुझे नहीं लगता कोई मोहलत दी है। और चुनाव आयोग से कहा कि 15 मार्च की शाम तक वो सारी जानकारी आपको अपनी वेबसाइट पर जनता के लिए पेश करनी, प्रस्तुत कर देनी। तो जो बहाने एसबीआई बना रही है प्रेम कुमार जी, ये तो काम जिस बैंक में लाखों लोग काम करते हों, करोड़ों खाते हों, और आज के दौर में वो कहे कि हमें और 3 महीने चाहिए, 4 महीने चाहिए, तो हास्यास्पद है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो बीजेपी फ्लॉप हो रही है, उसका
हार मान लेनी चाहिए बीजेपी को चंदा लेने के मामले में। अभी तो इसकी बहुत परतें खुलने वाली है। दूसरी बात, अभी जो अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया है सही मुद्दा है, लेकिन बीजेपी का लक्ष्य वो उन 31,313 लोगों के बारे में फैसला करना नहीं है कि हम उनको नागरिकता देंगे। इस पहल के जरिए बीजेपी दो काम करना चाहती है। एक तो एसबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो कहा है, उससे लोगों का ध्यान भटकाना, यानी हेडलाइन मैनेजमेंट, जो बीजेपी इसमें माहिर है, वो ये करना चाहती है। दूसरी बात, बीजेपी सीएए के बहाने 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है, और वो जानती है कि हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण का सबसे ज्यादा फायदा उसे पश्चिम बंगाल में और पूर्वोत्तर के राज्यों में हो सकता है कह रहा हूं मैं। तो बीजेपी इस संभावना को देखते हुए भुनाने की कोशिश में है। यानी बीजेपी को लग रहा है कि चुनाव हार न जाए, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जो भी जतन करना पड़े। जैसे जो बच्चा फेल होने वाला होता है परीक्षा में, तो वो देखता है कि कॉपी जांचने वाला मेरा पहचान का हो, इन्विजिलेटर मेरी पहचान का हो, यानी चुनाव आयोग हमारी पहचान का हो, चुनाव आयोग हमारे इशारे पे काम करे। चिट बनाना शुरू कर देता है, वो पर्चे बनाना शुरू करता है कहाँ से नकल करना है, अपने दोस्तों को सक्रिय कर देता है कि भाई मुझे नकल की जरूरत पड़ेगी तो ऐसे मदद कर देना। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ प्रेम कुमार जी, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी है। और चुनाव के पहले बीजेपी को लगता है कि हार न जाए, तो उसी की तैयारियां हैं ये दोनों पहलू। प्रेम कुमार जी। जी, इस बीच हम आपको बताएं कि अमित शाह जी ने भी ट्वीट किया है और इस बारे में ये बताने की कोशिश की है कि सीएए वो लागू कर रहे हैं, और हम उस बारे में भी आपको बताना चाहते हैं कि अमित शाह जी ने क्या ट्वीट किया है और क्या जानकारी दी है। और अमित शाह जी, आप जानते हैं कि सीएए और एनआरसी को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया था कि इसकी एक क्रोनोलॉजी है, और जो क्रोनोलॉजी उन्होंने बताई थी कि पहले हम सीएए लागू करेंगे, उसके बाद हम इसमें मुसलमानों को नहीं रखेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इस्लामिक कंट्री में मुसलमान धार्मिक रूप से पीड़ित नहीं हो सकते। और उनका कहना था कि हम गांधी जी के सिद्धांत को लागू कर रहे हैं कि आजादी से पहले जो कोई भी इस देश का यानी अखंड भारत का हिस्सा था, वो अगर हिंदुस्तान में लौटना चाहता है तो वो लौट सकता है। तो उन्होंने गांधी जी की भी शरण ली थी और ये कहा कि धार्मिक रूप से उत्पीड़न कि पाकिस्तान में मुसलमानों का नहीं हो सकता, इसलिए हम मुसलमान को यहाँ जगह नहीं देंगे। इसके साथ साथ ये भी कहा था कि हम एनआरसी भी लाएंगे, और एनआरसी ला करके सारे लोगों को उसमें रजिस्टर होना होगा, और तब चुन चुन करके, यही वर्ड उन्होंने कहा था, चुन चुन करके हम घुसपैठियों को देश से बाहर करेंगे। ये जो क्रोनोलॉजी उन्होंने समझाई थी, इस वजह से अल्पसंख्यकों में, मुसलमानों में खास करके ये आशंका घिरी कि जब एनआरसी लागू होगा तो नागरिकता, जब घुसपैठियों की खोज होगी तो सभी मुसलमानों से ही तो नागरिकता के प्रमाण मांगे जाएंगे। तो जो लोग यहाँ पुश्तों से रह रहे हैं, ये इस जमीन पर रह रहे हैं, उनको ये सबूत देना पड़ेगा कि आप नागरिक हैं। तो ये इमोशनल मुद्दा हो जाता है और यहीं पर विरोध भी जन्म लेता है। लेकिन हम आते हैं, आपको वो ट्वीट बताते हैं कि अमित शाह जी ने कहा क्या है। अमित शाह जी कह रहे हैं, द मोदी गवर्नमेंट टुडे नोटिफाइड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024। रूल्स हो रहा है लागू, समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा कि जो पहले नागरिकता कानून बना उसका रूल्स, these rules will now enable minorities persecuted on religious grounds in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan to acquire citizenship in our nation. With this notification, PM Shri Narendra Modi ji has delivered on another commitment and realized the promise of the makers of our constitution to the Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians living in those countries. ये स्पष्ट रूप से कहा है, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। इस
ट्वीट से पता चलता है कि सीएए कानून आज लागू नहीं हुआ है, ये लागू हो चुका है। तब तो केवल रूल्स लागू करने की बात आज अमित शाह जी ने की है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, बोलचाल में लोग बोल सकते हैं कि आज सीएए लागू हुआ, लेकिन ये सीएए पहले लागू हो चुका। आज उसके रूल्स को इम्पोज किया गया है और नोटिफाई किया गया है, ये हम बताना चाहते हैं। अब मैं सुरेंद्र दुबे सर के पास आना चाहता हूं, लेकिन इस बीच कुछ प्रतिक्रियाएं ले लूं, आपकी इजाजत हो। सुरेंद्र दुबे जी सर, जी जी थोड़ी प्रतिक्रिया जी ले लेते हैं, सब तो लेना संभव नहीं है। अभी पीछे की 8-10 प्रतिक्रिया लेते हैं। गौतम चौहान जी कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड 15 दिन के अंदर कैश नहीं किया तो पीएम केयर में जाता था, तो पीएम के केयर फंड लफड़े में है। हो सकता है किसी आतंकवादी ने चंदा दिया हो, ईडी इंक्वायरी होगी। क्या पीएम फंड की, ये पूछ रहे हैं गौतम चौहान जी। सरताज हुसैन कह रहे हैं आप पूरे देश की जनता खुद को मूर्ख ठगा समझ रही है। आज ऐसे इंसान और ऐसी पार्टी को वोट दिया जो देश को खोखला कर दिया, डुबा दिया। ये सरताज हुसैन लिख रहे हैं। वो आगे लिखते हैं ये देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा घोटाला है। अशोक शर्मा जी लिख रहे हैं प्रेम जी पीएम केयर फंड में किसने कितना पैसा दिया है इसको जानने का अधिकार भी देश की जनता को है। बिल्कुल है और होना चाहिए। इस बारे में जो अदालत का फैसला आया था उसको चुनौती देने की जरूरत है। मुकेश कुमार जी वेरी गुड रिपोर्टिंग लिख रहे हैं। और शिव कुमार खुदाली जी लिख रहे हैं एसबीआई कल नाम नहीं कोड नंबर सिलेक्शन कमीशन को हैंडओवर करेगा, उसके बाद आप लोग डी कोड करते रहेंगे कौन सा नंबर किस उद्योगपति का है और कौन उसको कैश किया। इस बीच चुनाव संपन्न हो जाएगा। तो शिव कुमार आपकी आप इस बात हैं, मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि आप बता रहे हैं कि वो नाम नहीं कोड बताएगा और इस चक्कर में चुनाव निकल जाएगा, तो आप क्या खुश हैं? आप स्वयं क्या ये नहीं चाहते कि ऐसे लोगों के नाम आए? तो अगर आप खुश हैं तब तो ठीक है, लेकिन आप खुश नहीं है तो हमें लगता है देश की जनता इसको अपने साथ छल समझेगी, कपट समझेगी और उसी रूप में व्यक्त भी करेगी। रविकांत पटेल जी कह रहे हैं फेकू और तड़ीपार ने लोकतंत्र की हत्या की है, इसलिए जनता इन दोनों की हत्या वोट से करेगी। वही आगे लिखते हैं फेकू जी फेकू की जान ईवीएम में है, ईवीएम हटा तो मोदी 40 सीट पे सिमट जाएगा। इसी तरीके से सुशील कैराती कह रहे हैं हर एमपी एमएलए को वोट खरीदने के लिए 10 करोड़ से भी अधिक पार्टी ने फंड दिया है चुनावों में, ये बात कह रहे हैं सुशील जी। इसी तरीके से सागर सोनी कह रहे हैं गोदी मीडिया की पोल भी खुलनी चाहिए। सुशील कैराती कह रहे हैं अमित शाह के बेटे का पैसा कोरोना के समय में कैसे बढ़ा और जय शाह के बेटे के पैसे की जांच हो, ऐसा कह रहे हैं। सुशील शिव कुमार कोदाली जी कह रहे हैं जिसकी जितनी औकात है उतना ही चंदा मिला होगा, इसमें क्यों रो रहे हैं दरबारी लोग, पूरा देश जनता जानता है ये पहले से चलता आ रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कोई पार्टी दूध का धुला नहीं है। इसी तरीके से श्रीचंद यादव जी कह रहे हैं सत्य की विजय होती है। सागर सोनी जी कह रहे हैं गोदी मीडिया सरकार का पक्ष क्यों लेती है। ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं और प्रतिक्रियाएं पढ़ते पढ़ते तो घंटे लग जाएंगे, इतनी सारी प्रतिक्रियाएं हैं। सुरेंद्र दुबे सर आपसे सीधे जानना चाहते हैं कि अमित शाह जी ने जो कहा है वो और केजरीवाल जी ने जो कहा है वो, यानी एक तरह से पॉलिटिकल पिच 2024 के लिए साफ आप देख रहे हैं, इस पॉलिटिकल पिच को थोड़ा बताइए दर्शकों। देखिए सरकार बीजेपी की प्लानिंग ये है कि सीएए के नाम पर, जिसमें वो एनआरसी की भी खूब चर्चा करेंगे, क्योंकि देखिए वो जो नरेशन है वो उसके इतने एक्सपर्ट हैं कि आम मतदाता को उसको समझना मुश्किल है। लेकिन जैसे अगर आप केजरीवाल के ट्वीट को देखें तो उन्होंने काफी क्लैरिटी से ट्वीट किया है
उसमें 2-3 बातों की मैं चर्चा करना चाहूंगा। और ये ठीक है कि सीए का कानून पहले बन चुका है, 2019 में ही बन गया था और रूल्स नहीं बनाए थे क्योंकि वो उसको लागू करने की कोई उनकी इच्छा नहीं थी। इतने काम उनको करने होते हैं कि एक काम कर देते, आधा छोड़ देते हैं। अब क्या है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो लोग चले गए, जो कभी हमारा भारत का अंग होता था, उसके गरीबों को अपने यहाँ इकट्ठा करना चाहते हैं। कह रहे नहीं, आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। तो इसमें कहावत याद आती है कि घर में नहीं है खाने को, अम्मा चली बुनाने को। अपने लोगों को रोजी रोटी देने का कोई जुगाड़ नहीं है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देकर जिंदा रखा जा रहा है और तमाम और भूखे लोगों को कहा जा रहा है कि आओ, देखो हम हमारे ऐसी सरकार में आओ, तो हमको वोट दो, हम तुमको राशन देंगे, राशन कार्ड भी बना देंगे, वोटर ही बना देंगे। और ये खेल चल रहा है काफी अरसे से, ऐसा नहीं है। रोहिंग्या, बांग्लादेश के लोग ये काफी पहले, बीजेपी सरकार के पहले से भी चल रहा है, लेकिन थोड़ा लिमिटेड चल रहा है, जब खुलेआम या कानून नहीं था। आपको जितने कर्मचारी कूड़ा बिन से दिखाई पड़ते देश भर में, वो सब इसी ढंग के लोग हैं जो गैर किसी परमिशन के आ गए हैं और उनको सरकारी संस्थाएं बाकायदा एज एन एम्प्लॉय ट्रीट करती, क्योंकि कम पैसे में वो काम कर देती है और काम भी अच्छा करती। अपने कर्मचारियों को काम देने में दिक्कत होती। मैं फिर मूल बात पर आता हूँ कि घर में नहीं खाने को, अम्मा चली बुलाने को। आप ये बताइए कि ये जो आ जाएंगे तो इनके लिए भी और मकान बनाने पड़ेंगे। तो फिर अभी जो 150 लाख करोड़ आपने कर्ज ले रखा है, फिर 200 लाख करोड़ हो जाएगा और लेकर के। मतलब क्या आप चाहते हैं? हम लोगों को बिल्कुल मतलब कंगाल कर देना चाहते हैं, कर्ज से लाद देना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी मुल्क हमारे। फिर उनके लोगों आ जाएंगे जो तरह तरह की दूसरी दिक्कतें हो सकती हैं, दूसरे देशों से आने वाले लोगों से वो समस्या हो जाएंगी। इनसे कोई मतलब भी नहीं और ये कोई बहुत लाना भी नहीं चाहते हैं। अल्टीमेटली वो हिंदू वोटर को बता रहे हैं कि देखिए, हिंदू मुस्लिम करके एक सेंटिमेंट बना करके, और कल से देखिए भक्त कहने लगे, देखा सीए लागू कर दिया। अब वो रूल्स क्या बने, ये तो रूल्स जब पब्लिश होंगे तो पता चलेगा। वो तो आज खाली अध्यादेश हुआ है, तो उससे कोई क्लियर नहीं होता। जब उसको पढ़े तो समझ में आए कि क्या रूल्स बनाए गए हैं। और एनआरसी तो अभी खैर दूर की बात है, तब हो सकता हो 2029 के लिए रखे, लेकिन वो अपना एक नरेशन बना देना चाहते हैं और इससे पता चलता है कि वाकई बीजेपी चुनाव हारने लग गई है। अब आप उसको चुनाव जीतने के लिए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों की जरूरत पड़ गई है। मैं प्रेम कुमार जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, उससे अब अपने वोटर्स पर भरोसा नहीं रह गया इस देश के। वो पड़ोसी देशों से वोटर आयातित करना चाहती है ताकि उनके सहारे चुनाव जीता जा सके। ये नहीं, इसमें तो अभी नहीं कर पाएंगे। जी, रोक करके मैं आपकी बातों से हेडलाइन बनाना चाह रहा हूँ, वो ये कि मोदी सरकार को नहीं रहा भरोसा अपने वोटरों पर। मोदी सरकार की नजर पड़ोसी देश के नागरिकों पर, ये आप हेडलाइन दे रहे हैं आज की जो सीएए कानून का मर्म है। और मैंने जानबूझकर आपको इसलिए रोका और टोका कि हमारे दर्शक इस बात पर गौर कर सकें जहां पर आप एम्फेसिस करना चाह रहे हैं, जहां पर आप जोर देकर बात को बोलना चाह रहे हैं। जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। अब आज तो आप कविता करने के मूड में हैं, तो फिर मैं फिर कुछ मटेरियल दे दूंगा कि आप कविता करें। मैं भी मूलतः कवि हूँ, तो कहते रहे हिंदुस्तानी जी भी होंगे। हर आदमी जो पढ़ा लिखा जो डिस्कशन करता है उसके अंदर एक कवि बैठा होता है। किसी के कवि मुखर के आ जाता है सामने, कोई अंदर ही के अंदर कविता लिखता रहता है। तो चलिए, आप कविता से बात कह रहे हैं और बात कहने का वो भी एक सशक्त माध्यम है। तो मैं कह रहा था ये तो सीए की बात हो गई।
तो ये इससे पता चलता है कि अब हम पड़ोसी देश से वोटर आ जाएं और उनके सहारे हम अगला चुनाव जीतेंगे, इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो पहले तो ये चुनाव जीते ना, अभी तो पड़ोसी देश से आ नहीं पाएंगे। फिर वो पड़ोसी देश के माध्यम से कुछ अनवांटेड एलिमेंट नहीं आ जाएंगे, इसको कौन चेक करेगा? वो पता चला कि जानबूझ करके पाकिस्तान ने अपने जासूस भेज दिए, तब क्या करेंगे? बांग्लादेश तो चलो आपका मित्र है, लेकिन पाकिस्तान का क्या करेंगे? वो तो पता चला कि जो आतंकवादी वो कश्मीर में भेज रहा था, उसने बॉर्डर पर भिखारी बना के भेज दिया कि हम साहब बहुत गरीब आदमी हैं और हम तो बस भारत में जा रहे हैं, वहां से ये कानून हो गया। अफगानिस्तान जो अपने आप में एक समस्या, अगर वहां से भी लोग आ गए तब क्या करेंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इनको मालूम है। लेकिन ये लोग कहानियां गढ़ने में जैसे फिल्म वाला है, बहुत सी कहानियों में चीज लिखता है, हीरो पता चलता है कि मतलब हवा में उड़ जाता है, लेकिन उसको मालूम कोई नहीं उड़ सकता, लेकिन जनता ताली तो बजाती है ना। वैसे ताली बजवाने के लिए सारे प्रयास हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपकी जो ये हेडिंग है काफी सत्य के नजदीक है कि चुनाव से पहले हारने लगी है बीजेपी, ऐसा लगता है। एक नीचे एक लाइन हमारी तरफ से जोड़ दीजिए, टू बी ऑन वेरी सेफ साइड। जी, होता क्या है सुरेंद्र दुबे सर, हेडलाइन में हमारे पास और छोटा लिखने की मजबूरी होती है, तो वो हेडलाइन जोड़ने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप बोल रहे हैं, दर्शकों के पास बात जा रही है कि हम कहना क्या चाहते हैं, ये बात दर्शकों के सामने स्पष्ट हो रही है। इस बीच असम में तुरंत विरोध शुरू हो गया है सुरेंद्र दुबे सर। असम में असम स्टूडेंट्स यूनियन ने जगह जगह आगजनी शुरू कर दी है और सीएए के विरोध पर उतर आए हैं। हम ये जानते हैं कि सीएए आने के बाद जब घुसपैठियों की पहचान होती है तो असम में दो तरीके से सोचते हैं। एक लोकल लोग जो अपनी संस्कृति पर बाहर से आए हुए लोगों पर हमला समझते हैं, उसको हिंदू और मुसलमान नहीं देखती है, वो देखती है कि बांग्लादेशी कौन है या विदेश से कौन आया है जो हमारे जनसांख्यिकी को, डेमोग्राफी को खराब कर रही है। तो वो हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके विरोध करते हैं और उनका तरीका कुछ उसी किस्म से अलग होता है। तो ये आ गया है विरोध। हम थोड़ी देर में उसके विजुअल्स भी दिखाएंगे, लेकिन डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास मैं आता हूं कि ये जो असम में विरोध है, तो क्या ये विरोध एक तरह से हिंदू मुसलमान से हट करके ये विरोध है? केवल मुसलमान विरोध कर रहे हैं ऐसा नहीं है, हिंदू भी विरोध कर रहे हैं सीएए में, और इसका उदाहरण है असम। जी, असम के अलावा पूरे देश में इस तरह के कानूनों का विरोध पहले से ही होता रहा है, लेकिन बीजेपी अपनी सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी की सरकार इस बात को, इस कानून के लिए अड़ी हुई थी और वो उसने कर दिखाया। जो बीजेपी के एजेंडे हैं वो बीजेपी खुद बनाती नहीं है, उसे नागपुर से एजेंडा प्राप्त करना होता है, उसके अनुसार काम करना होता है। तो अभी इसके बाद ये अब दावा होगा बीजेपी की सरकार का कि हमने बहुत सारे काम कर दिए हैं, अनुच्छेद 370 को गैर प्रभावी कर दिया है, हमने जम्मू कश्मीर की समस्या हल कर दी, काफी हद तक ये दावा उनका है। फिर 3 तलाक के मामले में उन्होंने फैसला कर दिया है, राम मंदिर का फैसला कर दिया है, सीएए है। लेकिन इस सबका दीर्घकालिक असर मैं देखता हूँ तो देश की सेहत के लिए अच्छा नहीं, देश की एकता के लिए अच्छा नहीं। और सीएए के बारे में ये बात सारे लोग कहते हैं कि अगर आप, भारत वो देश है जो पंचशील को मानने वाला देश है, मानवता को मानने वाला देश है, सार्क देशों की सदारत करने वाला देश है। अगर भारत के लोग ही धर्म के आधार पर पीड़ितों को प्रश्रय देंगे, पीड़ितों को नागरिकता देंगे, ये कहेंगे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में पीड़ित हिंदू, सिख, ईसाई आदि लोगों को तो हम नागरिक बनाएंगे लेकिन मुसलमानों को नहीं बनाएंगे, तो बात थोड़ी अटपटी है। ये होता कानून की कोई भी पीड़ित आए राजनीतिक शरण लेना चाहे तो हम देंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं।
स्पष्ट है कि इसका एजेंडा, इसका लक्ष्य है कि हिंदू मतों का केंद्रीकरण। और चुनाव के पहले बीजेपी इस तरह की तमाम बातें करते रही। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक एनजीओ ने एक याचिका लगाई कि धार की भोजशाला जो पुराने जमाने में राजा भोज के जमाने में विश्वविद्यालय हुआ करता था, उस भोजशाला में भी ज्ञान वापी की तरह ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे, और आज उस बारे में हाई कोर्ट ने फैसला दिया यहाँ भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जांच पड़ताल करेगी। केरल में आरएसएस से संगठन मंदिरों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे एनजीओ बना रखे। उन एनजीओ में कुछ न्यायालय का काम देखते हैं, कुछ तस्वीर का काम देखते हैं, फंडिंग का काम देखते हैं। और केरल में 160 मंदिरों का आरोप कर रहे हैं, 5 दर्जन मंदिर बना। यानी इन तमाम तरीकों से बीजेपी कि कैसे हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो, और जैसे ही एक मसला हल होता है दूसरा मसला लेकर सामने आ जाती है ध्रुवीकरण के लिए। तो ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात है। और जो तमाम कोशिशें भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, उसके दीर्घकालिक परिणाम देश की सेहत के लिए शायद अच्छे नहीं होंगे। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत की ज्यादा भद हो रही है, और वो भद होती रहेगी अगर इसी तरीके से हमारी सरकार चलती रहेगी। प्रेम कुमार जी जी, अब मैं वो विजुअल दिखाना चाहता हूँ जो असम में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आप एक नजर। वीडियो है जिसमें कि ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के छात्र विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा भी देश में जगह जगह प्रदर्शन, जैसे हमने देखा हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है, मशाल जुलूस लेकर के। अब से थोड़ी देर पहले ये राजनीति में खरीद फरोख्त बंद करो, इस सवाल पर यह प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में जो केंद्रीय कर्मचारी है उनका आज प्रदर्शन हुआ है। सारे कर्मचारी उतर करके आईटीओ के आगे निर्माण बिहार से आगे उधर लंबा प्रदर्शन उन्होंने किया, और देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो हम ये देखते हैं सुरेंद्र दुबे सर के इस देश में फिलहाल बड़ा अशांत स्थिति, छात्र गुस्से में है, किसान गुस्से में है, कर्मचारी को गुस्सा है, ओपीएस का सवाल उठा हुआ है, जो पुराने पेंशन सैनिकों का है उसका सवाल उठा हुआ है। इसके अलावा अग्निवीर से नौजवानों में गुस्सा है। इसके अतिरिक्त जो नेगेटिव बातें हैं, महंगाई, वो गुस्सा तो अपनी जगह है ही। तो ये जो गुस्सा है, गुस्से के ऊपर क्या ये घटनाएं चलेंगी, उससे ये गुस्सा और भड़केगा या कि आप क्या तस्वीर देखते हैं कि जो 2024 का चुनाव है नजदीक है, अब तो बहुत जल्दी आने वाला है, नोटिफिकेशन और चुनाव की तारीख भी आ जाएगी। तो चुनाव को ये मुद्दे असर करने वाले हैं। संक्षेप में चर्चा की समापन करते। देखिए, एक बात आप समझिए, इस देश में बहुत बड़ा वर्ग है जो 10 साल के इस शासन के बाद तन और मन दोनों से अस्वस्थ है। तन से इसलिए कि उसे पेट भर भोजन नहीं मिल रहा है, तन से इसलिए क्योंकि उसको मेडिकल सुविधाएं नहीं मिल रही है, तन से इसलिए कि उसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए मकान नहीं है, और मन से इसलिए क्योंकि वो अपनी बात नहीं कह पा रहा, उसकी कोई बात सुन नहीं रहा। कुछ लोगों का ब्रेन वॉश हो गया, कुछ लोगों का ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर हो क्या रहा देश में।
और ऐसे बहुत लोगों से मेरी बात होती है कि कहते हैं कि हम रोज सुबह जब अखबार पढ़ते हैं और टीवी सुनते हैं और उसके बाद आप लोगों को सुनते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। हमने कहा ये कठिन परीक्षा से पूरा देश गुजर रहा है, कुछ समझे कि इस देश में क्या हो रहा है। अभी जैसे आपने असम का प्रदर्शन बताया, आगजनी हो रही है, बीजेपी के लोग इससे खुश है क्योंकि वो यही चाहते कि आग जले, फिर वो आग सेके और हिंदुओं को बताया कि देखो हमने सीएए लागू किया। हमारे दर्शक शिव कुमार कोदाली जी लिख रहे थे ये जो आप कह रहे हैं, उनको आपका एक तरह से जवाब हो गया। शिव कुमार कोदाली जी लिख रहे थे कि सीएए का जितना विरोध होगा उतना बड़ा मैंडेट से भाजपा वापस आएगी। दैट्स प्लान ऑफ मोदी एंड शाह। जी, वो वापस आएगी या नहीं आएगी, प्लान है। देखिए बहुत से प्लान बनते रहते हैं और हर समय खोटा सिक्का नहीं चलता है। फिर जब लोग जान जाते हैं कि खोटे सिक्के का व्यापारी है, तो फिर उसके असली सिक्के भी लेने से इनकार कर देते हैं। तो मैं नहीं मानता हूँ कि हो रहा है, लेकिन है उनका प्रयास यही कि पूरे देश में आग लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो सीए बाकी ओल्ड पेंशन का मामला बहुत तेजी से चल रहा है और कुछ राज्यों ने लागू कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार इसको मानने तैयार नहीं और बीजेपी रन स्टेट्स भी नहीं इसको मान रही है। हमारे उत्तर प्रदेश में हजारों क्या लाखों शिक्षक, कोई 10,000 में नौकरी कर रहा है, कोई 9,000 में कर रहा है और वर्षों से और लगातार धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी सुनने को तैयार नहीं है। जिन लोगों की नौकरियां चली गई उनको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी इसका कोई वो नहीं। और सिर्फ जो चंद मुट्ठी भर लोग जिनकी मतलब हैसियत बढ़ी है, वो सरकार दिखाती रहती कि देखिए यात्री वाहनों की बिक्री बढ़ी, होटल में खाना खाने वालों की बिक्री बढ़ी। फिर एक हफ्ते बाद एक समाचार आ जाता कि गरीबों की थाली 10 रुपए सस्ती हो गई। अब उनसे पूछो कि जो गरीब 10 रुपए की थाली लेने की स्थिति में नहीं है, उसकी थाली अगर 10 रुपए सस्ती हो गई, इसका क्या मतलब। लेकिन वो हम सबको अपना, पूरे देश को किसी ना किसी, जितनी जल्दी इन्होंने इसमें दिखाई सीएए में, क्या वो ये नहीं बता सकते थे कि हमने संविधान में, संवैधानिक व्यवस्था के तहत रोजगार के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल कर लिया है। तो चलो इसी में ताली बज जाती कह रहे यार, चलो ये कह रहे हैं कि हमको रोजी रोटी का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार आरटीई है एक, लेकिन उसकी जो हालत है, चिकित्सा की जो व्यवस्था, उसी में कुछ काम कर देते। तो ऐसा उनका कोई, उनको वो इस बात से मुतमईन है कि 10 साल तक हम जैसे झूठे वादों से, झूठे शब्द जालों से जनता को यानी को वोटर को बहलाते रहे, फुसलाते रहे या कहें बेवकूफ बनाते रहे, हम इस बार भी कर ले जाएंगे, ऐसा उनका प्रयास है। अब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे तो पब्लिक पर डिपेंड करेगा। अगर 10 साल के कठिन समय से गुजरने के बाद भी जनता को लगता है कि भाई सीएए लागू हो जाने से, उसकी नियम लागू हो जाने से उसकी घर में रोटियां बहुत अच्छी फूलने लग जाएंगी, दाल में तड़का लग जाएगा, कपड़े बड़े सुंदर हो जाएंगे और वो अपनी झोपड़ी से निकल करके महलों में रहने लग जाएगा सीएए से, तो वह ऐसे मतदाताओं की बलिहारी है और फिर देश को इसके जो नतीजे हैं भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जी जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे तरीके से बातों को समझाया है। आज शाम में बहुत बेचैनी हो गई थी सुरेंद्र दुबे सर, सारे टीवी चैनल से एक ही खबर आ रही थी कि नरेंद्र मोदी जी टीवी पर आने वाले हैं और बड़ी घोषणा करने वाले, बड़ा ऐलान करने वाले। तो और किसी को क्या फीलिंग हुई वो नहीं मालूम, लेकिन मुझे डर लग रहा था।
मुझे डर लग रहा था कि कहीं कोई नोटबंदी जैसी घोषणा, मेरे मन में आया कि कहीं इमरजेंसी ही ना लगा दी जाए, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में इतना बड़ा फैसला है। मन में तो कुछ भी आ सकता है, इसमें तो कोई बात नहीं। बहुत तरह की बातें मन में आने लगी। लगा कोई अध्यादेश तो नहीं आ रहा है पश्चिम बंगाल में, ममता जी को ही कुछ सबक सिखाने वाला कुछ आ जाए। फिर लगा कि नहीं, ऐसा भी थोड़ा पॉजिटिव ही सोचे, इतना गलत ही क्यों सोचे। पिछले बार यूपी में इलेक्शन हो रहा था, तो किसानों को कृषि कानून, काला कानून वापस ले लिया गया था और कहा था हम समझा नहीं सके। और हो सकता है कि इस बार भी किसानों को घर भेजना हो, चुनाव आ रहे हैं तो एमएसपी देने की घोषणा कर दे। कुछ ऐसा भी मैंने पॉजिटिव भी सोचा, लेकिन अचानक पूरा बोलते ना 100 घैला पानी पड़ जाना, वो पड़ गया। कहा कैंसिल हो गया, मोदी जी अब नहीं आ रहे। मैं तो टकटकी लगाकर इंतजार कर रहा था, लेकिन मोदी जी नहीं आए। इस बीच मोदी जी का ट्वीट आ गया। अब वो ट्वीट वो ऐसे ही अग्नि मिसाइल को लेकर के जैसे करते हैं वो था, तो अग्नि मिसाइल की ट्वीट बताने के लिए तो टीवी चैनल पर नहीं आ रहे होंगे, ये तो तय था। तो एक कुछ बात ऐसी जरूर रही, तो आज मोदी जी घोषणा करते करते रह गए। लेकिन मुझे लगता है कि प्लानिंग खत्म नहीं हुई। सीएए भी आया, तो सीएए के बारे में मोदी जी घोषणा करने क्यों आएंगे? वो तो नोटिफिकेशन का भी था, उसका रूल्स ही तो लगाना था। सीएए कोई नई बात नहीं थी। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ बात है जो कि मतलब आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी, जिसकी तैयारी चल रही है, जिसका अंदाजा नहीं लग रहा है, क्योंकि टीवी चैनल वाले भी बता नहीं पा रहे। पत्रकार बोल रहे थे कि हम क्या करें, मोदी जी तो कुछ ऐसा कर देते हैं, हम लोग जितना बोलते हैं सब कुछ भी सही नहीं होता है। तो पत्रकार ऑन एयर कह रहा है कि हम क्या बोले, हम कुछ नहीं बोलना चाहते, मोदी जी क्या बोलने वाले हैं। तो हमें भी अंदेशा कि क्या होने वाला है। तो इस बीच मैं खत्म करने से पहले कन्हैया कुमार का एक ट्वीट पढ़ देना चाहता हूँ। और कन्हैया कुमार वो दुनिया जो भी मानती हो, लेकिन अभी अभी वो नामंग्याल की मिसेस ने तो बताया कि कन्हैया कुमार इनोसेंट था, वो तो छात्र लीडर था, वो तो वहां था भी नहीं। और राहुल कंवल जी ने भी बताया कि हमने भी खबर दिखाई थी कि कन्हैया कुमार की आवाज किसी ने डॉक्टर कर दी थी, उसपे डाल दी थी, उसको फंसाने की कोशिश हुई थी। तो मैं तो कन्हैया कुमार के लिए बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ, दुनिया चाहे जो रखे, मैं उनकी ट्वीट को सामने रखता हूँ। घर में नहीं दाने, चतुर चाचा चले भुनाने, अपने देश में युवाओं को काम नहीं, किसानों को फसल का दाम नहीं, मजदूर को मजदूरी नहीं, आम लोगों को महंगाई से मुक्ति नहीं, और चले हैं पड़ोसी देश के लोगों को नागरिकता देने। चुनाव से ठीक पहले नागरिकता कानून लागू करने की घोषणा नागरिकता बचाने के लिए नहीं, बल्कि कुर्सी बचाने के लिए किया गया है। फिर 400 सीट लाकर संविधान बदलने का प्लान भी तो लागू करना है। दरअसल इनको करना कुछ नहीं है, बस माहौल बिगाड़ना है। कीचड़ फैलेगा नहीं तो कमल खिलेगा। ये कन्हैया कुमार की इन्हीं बातों को पढ़ने के बाद मैं आज इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। इसकी बहुत प्रतिक्रियाएं आ गई, कम से कम 8-10 तो तुरंत नई वाली प्रतिक्रिया है, तो मैं जल्दी जल्दी इनको स्क्रीन पर जगह देता हूँ। अभिषेक मौर्य जी कह रहे कांग्रेस ने आज भी हिंदू जनमानस को नहीं समझा तो बहुत देर हो जाएगी। विजय त्रिपाठी जी लिख रहे हैं प्रेम से अब वो दम नहीं है मोदी में। बिल्कुल। पिंटू जी कह रहे हैं क्या अब चुनाव की घोषणा देर से होगी, इस बारे में सबका ध्यान लगा है, हम कुछ कह नहीं सकते। प्रसाद करें मुद्दे से भटकाने के लिए ये लागू कर दिया गया है और ये फैसला का जनता तक पहुंचे, ये बात भी सरताज जी कह रहे हैं। जितनी आबादी है उसमें से आधी आबादी को शिक्षा, रोजगार, नौकरी, रोटी, कपड़ा, मकान दे नहीं पा रही है। 5 किलो राशन के बिना मजबूर कर दिया है। ये सारी बातें कुल मिलाकर के ये जो ट्रैक है ये इसमें आ रहा है कि सीएए को अपनी जरूरतों से जोड़ते हुए, बताते हुए कि हमारी गरीबी दूर करो, भूखमरी दूर करो, यहाँ फोकस करते हुए विपक्ष इस मुद्दे पर लड़ने का मन बना रहा है और इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर को जो हेडलाइन मैनेजमेंट की कोशिश की है उससे लड़ने की कोशिश कर रहा है। इस चर्चा को यही विराम देने का वक्त। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपका बहुत बहुत आभार और सुरेंद्र दुबे सर आपका भी बहुत बहुत आभार। आप नियमित रूप से हमारे यहाँ आते हैं, हमारे दर्शक जो लगातार हमारे साथ संवाद करते हैं उनका बहुत बहुत आभार। और एक अपील कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि गुणवत्तापूर्ण बातचीत का जो सिलसिला है वो थमे नहीं, मजबूती से आगे बढ़े। हमें दीजिए इजाजत।
नमस्कार नमस्कार।